एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं प्रज्ञा मित्तल और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है और ब्रिटिशर्स अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर क्यों डिसइंटीग्रेट होता है। जब हमारा औरंगजेब का टाइम पीरियड था, दैट वाज इन 1658 से 1707 के बीच में, उनकी जो पॉलिसीज़ थी बहुत मिसगाइडेड थी, बहुत उनकी हार्श पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से जो उनके रिलेशंस थे दूसरी किंगडम्स के साथ वो बहुत ख़राब थे। उसके बाद जब उनकी डेथ होती है, एक तो कोई उनका सक्सेशन का लॉ डिफाइंड नहीं था कि कौन सक्सेशन लेगा, किसको अब नेक्स्ट रूलर बनाया जाएगा, जिसकी वजह से फिर मुगल एम्पायर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है। और अगर कोई सक्सेसर आता भी है वो बहुत वीक था, इतना कैपेबल नहीं था कि वो पूरे मुगल एम्पायर पर कंट्रोल बना सके। अब हम रीजंस देखते हैं कि क्या क्या रीजंस थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे। जो फर्स्ट रीज़न था दैट वाज वीक सक्सेसर्स। जो भी मुगल एम्पायर के पर्सनल डिस्पोटिज्म की वजह से भी कि सारे लोग अपने नेपोटिज्म बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कैपेबल लीडर नहीं मिला मुगल एम्पायर को। दूसरा रीज़न है एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। वहाँ पर कोई भी डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, मतलब वहाँ पर कुछ भी पॉलिसीज़ गाइडेंस नहीं मेंशन थी कि किसको अब नेक्स्ट थ्रोन पर जाना है, किसको अब पूरा मुगल एम्पायर को स्ट्रेंथन करना है। जो औरंगज़ेब की भी रिलीजियस और जो डेक्कन पॉलिसीज़ थी वो भी बहुत लिमिटेड थी। उन्होंने भी पूरा अपना वास्ट विजन रख के पॉलिसीज़ नहीं बनाई, जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था उसने अपनी कैपिटल से बहुत दूर अपना जो होल्ड बना के रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो दूसरे रूलर्स थे, राजपूत, सिख्स, जाट्स, मराठास, वो कभी भी मुगल एम्पायर के फ्रेंड्स नहीं बन सके। औरंगज़ेब की हार्श पॉलिसीज़ की वजह से, इतनी रूड पॉलिसीज़ की वजह से जो आर्मी थी वो भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथन नहीं कर पाई, वो यूनिटी में नहीं लेके आ पाई हमारे मुगल एम्पायर को। जो मुगल एम्पायर था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बड़ा था कि कोई भी उसको एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अगर वो एक एरिया पे फोकस कर रहे हैं तो दूसरा एरिया उनको फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने वीक पोजीशन का फ़ायदा उठाया और अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, दैट वाज एक्सटर्नल इन्वेजन्स। जो बाहर से दूसरे फॉरेन रूलर्स आ रहे थे, उन्होंने मुगल एम्पायर को इन्वेड करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी फ़ायदा उठाया मुगल की वीक पॉलिसीज़ की वजह से। और वो फॉरेन इन्वेजर्स कौन थे? नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। हम इनके बारे में फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी जब औरंगज़ेब की डेथ होती है वो बहुत ख़राब हो गई थी। जो एग्रीकल्चर था वो भी स्टैग्नेंट था, कुछ उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री थी वो भी फ्लरिश नहीं कर रही थी। और जो भी हमारी उस टाइम पर रॉयल ट्रेजरी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ भी पैसा नहीं बचा था रॉयल ट्रेजरी में ताकि फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाई जा सके। हमारे उस टाइम पर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी हो रहे थे। जैसे हमने देखा था कि कैसे कैसे दूसरी यूरोपियन पावर्स आ रही थी, वो फिर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था उन्होंने इंडिया की नेटिव पॉलिसीज़ में, जिसकी वजह से जो हमारा डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था वो और तेज़ी से बढ़ने लगा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स आए थे। फर्स्ट वॉज नादिर शाह। ये एक पर्शियन एम्पायर थे। इन्होंने अटैक किया था इंडिया को इन 1738 और 1739 में। इन्होंने सबसे पहले लाहौर को कॉन्कर किया, उसके बाद जो मुगल आर्मी थी जो वीक हो चुकी थी उसको डिफीट किया एट करनाल ऑन February 1739 में। बाद में उन्होंने मुगल शाह को भी कैप्चर कर लिया और दिल्ली को लूटना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया था हमारे दिल्ली, जो मुगल एम्पायर वहाँ पर इस्टेब्लिश था। जो पीकॉक थ्रोन था और जो कोहिनूर डायमंड था वो भी नादिर शाह ही अपने साथ लेकर चले गए थे। साथ में 70 करोड़ रुपीस भी लेकर गए थे, जो कि उन्होंने ऑफिशियल ट्रेजरी से कलेक्ट किए थे। नादिर शाह ने इतनी इम्पॉर्टेंट गैदर कर ली थी कि उन्होंने इतनी इम्पॉर्टेंट हमारी मुगल टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन उन्होंने बनाने की कोशिश की थी।
जो टेरिटरी उन्होंने कैप्चर की थी वो थी वेस्ट ऑफ इंडस, जो हमारी इंडस रिवर है वहाँ से ही जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको रास्ता मिलता है, और हमारा उस टाइम पर बहुत रिच एम्पायर हुआ करता था। उन्होंने काबुल को भी कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से इंडिया अब एक बहुत वीक पोजीशन में आ गया था। अब इंडिया के पास चांसेस बढ़ गए थे कि दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स भी इंडिया पर कब्जा करने वाले थे। अब जो नेक्स्ट सक्सेसर्स आते हैं वो थे नादिर शाह के, दैट वाज अहमद शाह दुरानी। उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो। ये नादिर शाह की डेथ के बाद आते हैं, और उन्होंने काफ़ी बार 1748 में से लेकर 1767 तक कंटिन्यू इन्वेड किया इंडिया को। इन्होंने हरास किया हमारे मुगल्स को, और जो मुगल्स के कई लोग थे उन्होंने कहा कि आप हमसे पंजाब ले लो लेकिन हमें हरास मत करो, हमें टॉर्चर मत करो, यहाँ पर और भी ख़राब सिचुएशन मत क्रिएट करो। अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया, और जब वो वहाँ से चले गए उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पर, ताकि उनका एक सुप्रीम एजेंट वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया कि मेरी एब्सेंस में ये पर्टिकुलर पर्सन पूरा जो मुग़ल एम्पायर है उसका देखरेख करेगा। और जो उन्होंने बंदा रखा था दैट वाज अफ़गान पर्सन। फिर जब वो वापस आते हैं अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने आलमगीर को मुग़ल एम्पायर के तौर पर रिकॉग्निशन दे दिया था कि मैं आलमगीर सेकंड को मुग़ल रूलर मानता हूँ। और जो रोहिला चीफ थे नाजिब उद दौला, उन्होंने उसको सेटअप किया एज अ मीर बख्शी, जो कि सुप्रीम पर्सनल एजेंट के तौर पर रहेंगे। क्योंकि अब्दाली चले गए थे तो उन्होंने अपनी एब्सेंस के तौर पर इन पर्सन्स को नियुक्त किया था। अब जो मराठा पावर्स थी वो भी राइज हो रही थी। नाजिब उद दौला को उन्होंने एक्सपेल कर दिया था मराठा चीफ ने, वो थे रघुनाथ राव। इन्होंने कैप्चर भी कर लिया था पंजाब नासिब उद दौला से, जो कि अभी अहमद शाह अब्दाली ने कैप्चर किया था। फिर जब अहमद शाह अब्दाली वापस आते हैं इंडिया में, उनको लगता है कि मराठाज हमारे एनिमी बनते जा रहे हैं, वो हमारी टेरिटरीज़ पर, हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने रिवेंज लिया मराठाज से, और उनकी जीत भी हो गई इन दिस वॉर। तो ये था हमारे फॉरेन इन्वेडर्स। अब हम देखते हैं कि इस टाइम पर जब हमारा मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता जा रहा था, तब कौन कौन सी रीजनल पावर्स इंडिया पर थी। इंडिया के अंदर जो जो छोटे छोटे डायनेस्टीज़ में हमारा जो मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी। दैट वाज राजपूत्स। जो राजपूत थे उन्होंने भी अपनी पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की कि मुग़ल एम्पायर वीक हो गया है तो अब हम उनकी जगह ले लें। बट जो मुग़ल रूलर बहादुर शाह थे उन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया, जो कि अजीत सिंह थे इन 1708 में, क्योंकि अजीत सिंह ने महाराजा जय सिंह सेकंड के साथ एक अलाइंस फॉर्म कर ली थी, और दुर्गादास राठौर के साथ, जो कि मुग़ल रूलर बहादुर शाह ज़ाफ़र को मंजूर नहीं हुआ। फिर उन्होंने इस अलाइंस को तोड़ा और सिचुएशन अपने लिए सेव की कि नहीं, सिर्फ मुग़ल एम्पायर ही असर्ट कर सकता है अपनी इंडिपेंडेंस, दूसरे जो छोटे छोटे रूलर्स हैं उनको कोई राइट नहीं है अपनी इन्फ्लुएंस असर्ट करने का। और एक टाइम ऐसा भी था कि जब राजपूत्स ने पूरी अपनी टेरिटरी पर असर्शन किया था, उनका जो टेरिटरियल जो भी उनका टेरिटरीज थी वो आती थी साउथ ऑफ दिल्ली से लेकर वेस्टर्न कोस्ट तक। दिल्ली हमारा इधर है और जो हमारी राजस्थान वाली डेस्टिनी है वो हम इधर आते हैं, तो इतना पूरा एरिया एक टाइम पर सिर्फ राजपूत के कंट्रोल में आता था। तो यू कैन योर सेल्फ इमेजिन कि राजपूत भी कोई वीक रूलर्स नहीं थे, दे वर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो हमारी नेक्स्ट पावर आती है दैट वाज मैसूर। मैसूर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है हमारी 18th सेंचुरी की। ये लोकेटेड है बिटवीन द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। जो हमारे इंडिया का मैप है ये हमारे वेस्टर्न घाट्स एंड दिस इज आर ईस्टर्न घाट्स, तो इसके बीच में जो जगह आती है दैट वाज मैसूर, और ये रूल की गई थी बाय द वोदियार्स। काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इधर भी वॉर्स ऑफ सक्सेशन चले, बट अल्टीमेटली हैदर अली जो उभर कर आए एक मेजर लीडर, उन्होंने पूरा जो मैसूर एम्पायर था उसको यूनिटी में लेकर आया, उन्होंने उसको इंटीग्रेट किया। उसके बाद उनके जो सन थे टीपू सुल्तान, उन्होंने भी बखूबी अपनी इस टेरिटरी को संभाल के रखा।
एंड इन दोनों ने फर्दर बाद में ब्रिटिश एम्पायर के साथ काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जो हम बाद में देखेंगे कि एंग्लो मराठा वॉर्स क्या हुए थे। जो हमारी नेक्स्ट पावर आती है दैट वाज सिक्स। जो गुरु गोबिंद सिंह थे उन्होंने सिख को एक मिलिटेंट सेक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो बंदा बहादुर थे उन्होंने लीडरशिप ली सिक्स की इन 1708 में, बट बाद में उनकी भी डेथ हो गई। जब यहाँ पर भी नादिर शाह और जो अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स हो रही थी, सिख्स ने अपनी भी अथॉरिटी असर्ट करने की पूरी कोशिश की, अपना जो टेरिटरियल उनका जो इंटीग्रेशन था उसको बचाने की पूरी कोशिश की, और इस वजह से उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया इन 12 मिसल्स और कन्फिडरेशंस, ताकि हम छोटे छोटे टुकड़ियों में अपने पार्ट्स पर कंट्रोल बनाकर रखें। और जो हमारा क्रेडिट जाता है कि किसने जो हमारी स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाई पंजाब की, दैट गोज टू राजा रंजीत सिंह। और जो उनके सन थे मोहन सिंह, उन्होंने भी वो लीडर बन चुके थे शुक्राचार्य मिसल के, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिसल रह गई, बहुत इम्पॉर्टेंट मिसल थी। जो राजा रंजीत सिंह थे उन्होंने अपने अंडर काफ़ी सारा एरिया लेके आया, उन्होंने सतलुज से लेकर झेलम तक का एरिया अपने अंडर लेके आए। लाहौर को भी उन्होंने कॉन्कर किया इन 1799, बट बाद में उनकी भी ब्रिटिश के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो हम लेटर लेसन में पढ़ेंगे कि उनका क्या रहा था, क्या पंजाब पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था या क्या सिचुएशन रही थी, दैट वी विल लुक इन द फर्दर लेसन। जब हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई विद द ब्रिटिश, जब राजा महाराजा रंजीत सिंह लड़ाई कर रहे थे तब ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया, तब उस टाइम पर एक ट्रीटी साइन होती है, दैट वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो रंजीत सिंह जी थे उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, उन्होंने मान लिया कि ठीक है ब्रिटिशर्स आप अपना राइट इधर लेकर आ सकते हो, हम आपको कुछ राइट देते हैं अपनी सिस सतलुज टेरिटरीज पर। बट जो राजा रंजीत सिंह थे वो बहुत एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया था विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस की मदद से अपनी आर्मी को काफ़ी मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया था। बट लेटर जब ब्रिटिशर्स कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे होते हैं तब इनको एक मजबूर होना पड़ा एक ट्रीटी साइन करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपार्टाइट ट्रीटी इन 1838। ट्रिपार्टाइट ट्रीटी क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। फर्स्ट राजा रंजीत सिंह, सेकंड वाज इंग्लिश एंड द थर्ड वाज शाह सूजा, जिसमें बताया गया कि ब्रिटिशर्स को हम पासेस दे रहे हैं, उनको हम रास्ता दे रहे हैं कि वो अपना जो सतलुज वाला एरिया है हमारा, आप वहाँ पर जा सकते हो, और शाह सूजा को आपने थ्रोन पर भी बिठा दिया काबुल के। जब राजा रंजीत सिंह की डेथ होती है इन 1839 में, उसके बाद उनका कोई भी सक्सेसर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना कैपेबल नहीं था कि वो पूरा अपना एम्पायर को इंटैक्ट रख सके, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने फिर इसका फ़ायदा उठाया और इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी टेरिटरी को कब्जे में कर लिया। अब ब्रिटिशर्स का जो मेन फोकस है वो जाते हैं बंगाल की वजह से, यहीं से हम उनका मेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि बंगाल एक बहुत रिच और वास्ट कमर्शियल स्टेट था। जो बंगाल से 60% तक के ब्रिटिशर्स के इंपोर्ट होते थे। इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट बन चुका था। 1690s तक फाउंडेशन रखी गई कैलकाटा की बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी के साथ ब्रिटिशर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज पूरी होती है, उनकी एक इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है एज एन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रिटिश इंग्लिश कंपनी की बंगाल में आकर उनका एक इस्टेब्लिशमेंट सेट हो जाती है, यहीं से उनका फर्दर ट्रेड होना शुरू हो जाता है, यहीं से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होने लग जाती हैं, यहीं से उनका जो मोटिव था अब उनका ट्रेडिंग्स को छोड़कर इंडियंस पर रूल करना शुरू हो गया था। बंगाल, अब हम बंगाल का देखते हैं कि वहाँ का बैकग्राउंड क्या था, कौन कौन से वहाँ के रूलर्स थे। जो बंगाल प्रोविंस था वो मुगल एम्पायर का प्रोविंस था अंडर अलवर्दी खान। फिर इसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला, जो उनके फर्दर सक्सेसर्स थे। उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी अपने रूल में, क्योंकि उनको इंग्लिश के साथ भी डील करना था, और जो भी अगर उनके कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनको डील करना पड़ रहा था।
सबसे मेजर प्रॉब्लम तब आती है जब ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं वो अपने फोर्ट विलियम्स को। इसकी वजह से जो सिराजुद्दौला थे उनको लगा कि ब्रिटिशर्स अब अपनी इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने लग रहे हैं, तो उनको लगा कि मेरी पोजीशन भी डेंजर में है। उन्होंने अटैक कर दिया फोर्ट विलियम्स पर। और जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है दैट वाज ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें क्या किया था, सिराजुद्दौला ने एटलीस्ट 146 इंग्लिश पर्सन्स को एक छोटे से कमरे में ऐसे भर दिया था, उनको वहाँ पर कैद करके रखा था, जिसकी वजह से 123 ऑफ देम डाइड ऑफ सफोकेशन। इतनी ज़्यादा पैथेटिक, इतनी ज़्यादा वीक सिचुएशन हो गई थी कि वहाँ पर लोगों को सांस लेने तक की जगह नहीं थी। इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी कि जब बंगाल के रूलर और इंग्लिशमैन के बीच में कैसे कैसे बैटल होता है। जो इंग्लिश रूलर थे उस टाइम पर थे, जो उनकी कमांड संभाले हुए थे, दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। यही इंग्लिश की मिलिट्री पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में लगे हुए थे। जो क्लाइव हैं इन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली एक सीक्रेट अलायंस फॉर्म किया विद द ट्रेटर्स ऑफ नवाब। जो नवाब के अगेंस्ट थे कुछ लोग, उनके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी बनानी स्टार्ट की, क्योंकि हर एक रूलर के अगेंस्ट कोई ना कोई उनके अगेंस्ट ज़रूर होता है ताकि वो उसकी पोजीशन को वीकन कर सके। और सिमिलरली ऐसा ही हुआ इस केस में भी। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई, सीक्रेट अलायंस बनाई विद मिर्जाफर, राय उर्लभ एंड जगत सेठ एंड ऑल्सो उमिद चंद। इसमें कहा गया कि हम मीर जाफ़र को अगला नवाब बना देंगे अगर आप हमारी कुछ हेल्प कर दो। अगर आप कंपनी की हेल्प कर रहे हो तो हम आपको इंटर्न नवाब बना देंगे बंगाल का। जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हर किसी को पावर अच्छी लगती है, तो वो खुश हो गए इससे। इसकी वजह से एक बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो जाता है। एंड ये बैटल स्टार्ट होने से पहले ही इंग्लिश के फेवर में होता है, क्योंकि जो मेन लीडर्स थे, जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे, वो तो खुद नवाब की फैमिली के ही पर्सन्स थे ना, तो उनको सारे सीक्रेट्स भी पता होते हैं। जिसकी वजह से जो बंगाल था वो ऑलरेडी हार चुका था इंग्लिशमैन से। सिर्फ 50,000 फोर्सेस थी सिराजुद्दौला की, और जो क्लाइव्स की फोर्सेस थी वो बहुत ही कम थी, इनसे भी ज़्यादा कम थी। बट वो तो हमें दिख ही रहा है कि वो हार ही जाएंगे। अभी बैटल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिराजुद्दौला को जब उन्होंने कैप्चर किया बैटल ऑफ प्लासी में, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया बाय द सन ऑफ मीर जाफर्स, दैट वाज मीरान। मीरान ने सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया था। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद साफ हो गया था कि ब्रिटिश ही अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वही कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ बंगाल। फिर उन्होंने एज पर द पैक्ट, जो भी उनकी ट्रीटी साइंड हुई थी, कि उन्होंने मीर जाफ़र को बना दिया था नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो इन रिटर्न मीर जाफ़र ने उनको 24 परागनास दे दिया था, ज़मींदारीज ऑफ 24 परागनास, जिसकी वजह से यहाँ से हमारी फाउंडेशन ले होती है ब्रिटिश एम्पायर की। ये रिगार्ड होता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल अपना फुट होल्ड इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है थी इंग्लिश की, वो बहुत स्ट्रेंथन होने लग जाती है। जो भी उनके राइवल्स थे, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़, उन सबको ब्रिटिश ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, अपने रास्ते से साफ कर चुके हैं। तो सिर्फ अब ब्रिटिश के आगे सिर्फ पूरा इंडिया एम्पायर था कि कैसे कैसे अब उनको इसको कैप्चर करना है। इसके लिए उन्होंने एक ग्रांट भी ली मीर जाफ़र को, जैसे उन्होंने प्लेस किया एज ए नवाब, तो वहाँ पर उनको कुछ और बेनिफिट्स भी मिलने लगे, ताकि वो अपनी मिलिट्री फोर्स का जो भी फंडिंग प्रॉब्लम्स थी, जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ रहे थे, ताकि उनको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज भी इंक्रीज़ होने लगी। जो मेजर कंट्रोल रह गया था कंपनी का, वो आ गया था क्लाइव के हाथ में, जिसकी वजह से मीर जाफ़र सिर्फ एक क्लाइंट बनकर रह गए थे क्लाइव के। मीर जाफ़र अंडर कंट्रोल आ गए थे क्लाइव के। और इंग्लिशमैन ने अपने कुछ पर्सन्स को भी मीर जाफ़र की नवाब में एज ए आप कह सकते हो एज ए सिक्योरिटी पर्सन, जिसे हम रो एजेंट अब नियुक्त करते हैं, तो उस टाइम पर ऐसा पर्सन वहाँ पर नियुक्त कर दिया ताकि मीर जाफ़र कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जा पाए। अब हम देखते हैं कि मीर जाफ़र का क्या स्टांस होता है, क्या उनको ये इंटरफेरेंस पसंद आएगी रॉबर्ट क्लाइव की।
नहीं, उनको ये कॉन्स्पिरेसी, ये सब चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिटालिएट करना शुरू किया। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रखी अगेंस्ट इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ अ डच। जो डच उस टाइम पर चौनसोरा में थे, उनके साथ कॉन्स्पिरेसी बनाना स्टार्ट किया, बट डच को ब्रिटिश ऑलरेडी हरा चुकी थी। दैट वाज इन बैटल ऑफ बेदेरा इन नवंबर 1759 में। अब जो मीर जाफ़र की ट्रेकरी थी, उन्होंने अपनी जो पेमेंट्स वो कंपनी को दे रहे थे, उन्होंने वो रोक दी कि मैं आपको नई पेमेंट दे रहा, आप कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो बंगाल में, आप कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो हमारी पर्सनल पॉलिटिक्स में। अब जो उसके सन आते हैं मीरान, दैट वाज मीर जाफ़र के जो सन आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब आ जाता है इधर भी वॉर ऑफ सक्सेशन कि कौन बनेगा नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिशर्स हैं वो सेटअप कर देते हैं फिर एक कॉन्स्पिरेसी कि उनके जो सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के, कि हम उसको बना देंगे नेक्स्ट नवाब। उस टाइम पर नए गवर्नर आ चुके थे कैलकाटा के, दैट वाज वेंसीट्रट। उन्होंने सपोर्ट किया कि मीर काजिम के क्लेम को कि हम आपको नेक्स्ट बना देंगे नवाब, लेकिन आपको कंपनी की हेल्प करनी होगी। इसकी वजह से उन्होंने एक ट्रीटी साइन करते हैं 1760 में। अब हम देखते हैं कि इस ट्रीटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। मीर कासिम ने एग्री कर दिया कंपनी को, उनको बोला कि हम आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स का रूल देते हैं, दैट वाज बुर्दवन, मिदनापुर एंड चिटागोंग। कंपनी को आधे से ज़्यादा शेयर भी मिलेगा इन चुनम ट्रेड ऑफ सेलेट। और जो मीर काजिम थे, जो मीर जाफ़र ने कुछ पेमेंट्स रोक ली थी कंपनी की, वो भी कहा कि अगर आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रह गए थे, हम वो भी पे कर देंगे और आपको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए भी हम दे देंगे। अब एग्री हो गया था कि जो मीर काजिम के एनिमी थे वो कंपनी के भी एनिमी थे, अगर कोई कंपनी का फ्रेंड है वो मीर काजिम का भी फ्रेंड है। तो इतनी गहरी दोस्ती मीर काजिम और कंपनी में देखने को मिल रही थी। और ये भी माना जा रहा था कि जो भी टेनेंट्स थे नवाब की टेरिटरी के, वो अब बंगाल में नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, वहाँ पर सिर्फ कंपनी का ही रूल होगा। अब अंडर द प्रेशर जो मीर जाफ़र थे, उन्होंने सोचा कि अब मैं रिज़ाइन करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि एक सेकंड वे से जो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे वो थे मीर काजिम। तो उन्होंने अपनी पावर को छोड़ दिया इन द फेवर ऑफ मीर काजिम, और ब्रिटिशर्स ने उनको 1500 पर एनम की पेंशन पर उनको लीव कर दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, हम आपको बदले में पेंशन देते रहेंगे। तो दैट वाज द केस कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कैसे वो इंडिया पर कब्जा करने को तैयार होते जा रहे थे। तो डिप्लोमेसी, सही तरीके से डिप्लोमेसी और इंटरफेरेंस का यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने अपनी टैक्टिक्स इस्टेब्लिश कर ली थी। अब हम देखते हैं कि मीर काजिम का क्या स्टांस रहता है। मीर काजिम एक एबलेस्ट नवाब थे। जो भी इतने सक्सेसर्स थे अलीवर्दी खान के, उनमें सबसे ज़्यादा एबल थे मीर काजिम। उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मंगर इन बिहार, ताकि कंपनी से वो थोड़ा डिस्टेंस बना सके, ताकि वो थोड़ा समझने लग गए थे कि ब्रिटिशर्स कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं। इसलिए अपना डिस्टेंस बनाने के लिए उन्होंने अपनी कैपिटल को ही शिफ्ट कर दिया था। जो उनका अदर स्टेप था बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी का रीऑर्गेनाइजेशन किया, अपनी आर्मी को रीमॉडल किया कि कैसे हमें उनकी स्किल बढ़ानी है और अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ताकि बाय चांस मे बी अगर ज़रूरत पड़े हमें कभी भी इंग्लिश के साथ फाइट करने की तो हम कर सकें। तो दैट वाज अ स्टेप्स टेकन बाय मीर कासिम। अब ब्रिटिश रूल का इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था, स्टार्ट होता है बंगाल से। अब हम नेक्स्ट लेसन्स में देखेंगे कि फर्दर उन्होंने कितने जो दूसरे मराठास एम्पायर्स थे सिख्स के साथ, कैसे उन्होंने लड़ाई की और अपना कॉन्क्वेस्ट को पूरा किया। तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।